का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास होगी एसएसटी की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आज की क्लास में हम 50 प्रश्न देखेंगे, एमसीक्यू प्लस वन लाइनर, थोड़े से टफ वाले प्रश्न होंगे। तो ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, तो ये रहा क्लास का पहला प्रश्न और देखिए क्या कर रहा है हमारी क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है। संसद सर्वोच्च है, न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है या राष्ट्रपति सर्वोच्च है। अगर बात संविधान की जा रही, संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर हमारा संविधान सर्वोच्च होता है। हमारे देश में जो कुछ भी है संविधान ही है, नहीं तो आज के इस समय में देख रहे हैं आम आदमी का तो क्या हाल होता पता भी नहीं चलता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वन लाइनर में कहा जा रहा है कि संवैधानिक सर्वोच्चता किस देश से ली गई है। संविधान ही सर्वोच्च है, यह किस देश से लिया गया था, तो यह लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता क्यों नहीं है। अगर आपको बताना पड़े तो क्या बताएंगे, तो नोट करिए क्योंकि यहाँ पर क्या है बताइए, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। ठीक, संविधान सर्वोच्च है। ठीक ना, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है तभी हमारा संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। ये आप जानते रहेंगे तो यहाँ पर इतना नोट कर लेंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे। और एक बात को ध्यान रखना, वन लाइनर जो भी नोट्स बना रहे हैं वो डेली बनाते रहेंगे, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा टफ वाला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर दो दिए गए हैं ऑप्शन ए और आर, यहाँ पर कथन, उसके बाद हम आगे बताएंगे कौन सा सही होगा। कथन पढ़िए, ए वाला क्या कह रहा है, भारत में वर्षा मुख्यतः मानसूनी है। और आर वाला कह रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है, दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। ए बी सी डी उत्तर कौन सा होगा आपको फटाक से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर सुन लीजिए, उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ये व्याख्या ए का नहीं कर रहा है। फिर से ध्यान से सुनिए कि भारत में वर्षा जो मुख्यतः होती है वह मानसूनी होती है, ये सही है। अगला कह रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी हमारा सही है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक ना, चलिए कहा जा रहा है भारत में औसत वर्षा कितनी मानी जाती है, बताइए तो भारत में जो औसत वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर माने जाते हैं। ठीक, बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्षा छाया क्षेत्र क्या होता है। तो वर्षा छाया क्षेत्र नोट करिए, पर्वत के पीछे शुष्क क्षेत्र। पर्वत के पीछे शुष्क क्षेत्र जो है इसी को हम कहते हैं वर्षा छाया क्षेत्र। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट की निःशुल्क क्लासेस डेली प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उत्पादन घटाना, समानता लाना, निर्यात बढ़ाना या उद्योग बढ़ाना। चलिए, भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नोट करिए भूमि सुधार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है समानता लाना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि जमींदारी उन्मूलन किससे संबंधित है। तो जमींदारी उन्मूलन की बात किया जा रहा है, तो नोट करिए भूमि स्वामित्व किससे संबंधित है, भूमि स्वामित्व से संबंधित है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, सीलिंग कानून का अर्थ क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए सीलिंग कानून के बारे में
तो नोट करिए क्या होता है सीलिंग कानून। अधिकतम, अधिकतम क्या होगा बताइए, अधिकतम के बाद सीमा, बिल्कुल सीलिंग कानून का मतलब होता है अधिकतम सीमा। इसको नोट करेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्लास में 50 प्रश्न है, थोड़ा सा क्लास की स्पीड तेज करना पड़ेगा। है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक पूछा जा रहा तो बताइए, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या बलबन। कौन था दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। तो नोट करिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। यही गुलाम वंश का संस्थापक भी था। इसको आप लोग नोट करेंगे, क्या था ये, गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक, गुलाम वंश का संस्थापक था। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पूछा जा रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो अभी जस्ट मैंने बताया क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक, एक मिनट, ठीक, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न, एकता प्रणाली किससे संबंधित है। तो एकता प्रणाली जो थी ये थी संबंधित प्रशासन से। इसको भी नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सतत विकास का अर्थ क्या है। अधिक उत्पादन है, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग है, वर्तमान व भविष्य का संतुलन है, या केवल औद्योगिक विकास है। जल्दी से कमेंट करिए कि सतत विकास का अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 5 बताइए। बिल्कुल, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी, तो डी ऑप्शन कट जाएगा, ए ऑप्शन कट जाएगा। अब आपको बी और सी में से ही उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर नोट करिए, वर्तमान व भविष्य का संतुलन, यही हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। सतत विकास शब्द किस रिपोर्ट से आया, ये बताना है। तो यह आया था कहाँ से, ब्रंटलैंड। ठीक, ब्रंटलैंड रिपोर्ट एक थी, इसी से यह आया था। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा सतत विकास शब्द आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है संतुलन। क्या है, संतुलन है। इसको भी आप लोग नोट करेंगे और तुरंत आगे आएंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चले, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। राजा का शासन है, जनता का शासन है, सेना का शासन है, या न्यायालय का शासन। चले, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कौन दे रहा देखते हैं। तो चले, अगर बात लोकतंत्र की जा रही, लोकतंत्र मतलब यहाँ पर जनता का शासन होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लोकतंत्र में मताधिकार का क्या महत्व है, जल्दी से बताइए। चलिए, मताधिकार का अधिकार क्या होगा, बिल्कुल मताधिकार का, एक गजब प्रश्न बना दिए ये लोग। तो चलिए फिलहाल इसका उत्तर नोट करिए, मतदान का अधिकार। मताधिकार का महत्व क्या है, तो मतदान का अधिकार, मतदान अधिकार। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न कि भारत में मतदान की आयु कितनी है। तो 18 वर्ष के अगर आप ऊपर हैं तो आप वोटिंग कर सकते हैं। चलिए, अपने यहाँ पर आ रहा है चुनाव भी, पता होगा ना, मुख्यमंत्री वाला चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, 27 में चुनाव है। चलिए प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कराए। और हाँ, एक निवेदन करेंगे, अपने यहाँ जब मुख्यमंत्री का वोटिंग हो तो ध्यान से वोटिंग करिएगा। ठीक, नहीं तो यही सिर्फ टेट परीक्षा पास करके ही बैठे रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। पिछले जान रहे हैं 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं आई है। यही जिम्मेदार कौन है ये आप खुद समझ जाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वनों की कटाई से वर्षा कम होती है, बिल्कुल सही है यह। और क्या कह रहा है, वृक्ष जल चक्र को प्रभावित करते हैं, यह भी सही हो सकता है। अब आपको बताना है इसमें से ए बी सी डी ऑप्शन जो दिया गया है कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए। तो मैंने बताया ना कि वनों की कटाई से वर्षा तो कम होती है, बिल्कुल सही है। और वृक्ष जल चक्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही होगा। दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या भी कर रहा है ए ऑप्शन की। ठीक, वाष्पोत्सर्जन क्या है बताइए। वाष्पोत्सर्जन तो आप लोग नोट करिए, पौधों से जल
निकलना, ये होता है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न, वृक्षारोपण का महत्व क्या है? तो पर्यावरण जो होता है हमारा क्या होता है? पर्यावरण संतुलित रहता है। ठीक, पर्यावरण संतुलन, वृक्षों से बहुत ज़्यादा ही रहता है पर्यावरण हमारा संतुलन, क्योंकि बारिश वारिश अच्छे से होती रहती है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। इस प्रकार के जो प्रश्न है डेट वाइज ना, सन वाइज, इनको अच्छे से याद करेगा, नहीं तो एग्जाम में थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात किया जा रहा था तो 1920 में यह शुरू हुआ था, इसलिए इसका उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, यह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? अगर यह पूछा जाए तो क्या बताएंगे? चलिए, बिल्कुल, किसके नेतृत्व में? गांधी के नेतृत्व, गांधी जी के। ठीक, गांधी जी के नेतृत्व में यह हुआ। इसे क्यों वापस लिया गया था? तो आप सब जानते हैं कि चौरी चौरा एक कांड हुआ था, इसी के कारण इसको वापस ले लिया गया था, चौरी चौरा कांड। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादन है, ऋण देना है, व्यापार है, कर वसूलना है? बताइए, बैंक का मुख्य कार्य। चलिए, प्रश्न संख्या 9, यह है इकोनॉमिक्स का प्रश्न। बिल्कुल, तो बैंक का मुख्य कार्य जो होता है वह होता है ऋण देना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि बचत खाता क्या होता है? ठीक, बचत खाता क्या होता है बताइए? आप तो वैसे खाता खुलाए होंगे ना। बिल्कुल, बचत खाता को ही जमा खाता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चालू खाता किसके लिए होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो चालू खाता होता है जो व्यापारियों के लिए। किसके लिए? व्यापारियों के लिए। एक समय था हमारे यहाँ पर फ्री में खाता खुलता था और आज पैसा लगता है खाता खुलवाने का, भाई साहब ये सिस्टम है। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अभी तक आप इस क्लास में टोटल 27 प्रश्न पढ़ चुके हैं। कितने प्रश्न? 27। 9 प्रश्न एमसीक्यू और 18 प्रश्न वन लाइनर। अगर क्लास अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। ठीक, चलिए, देखिए जो भी आपकी समस्या है यूपी टेट से संबंधित लास्ट में कमेंट करेंगे, और जो भी अलग से आप चाहते हैं किस टॉपिक पर क्लास लाई जाए तो आप क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करेंगे। क्लास के दौरान सिर्फ क्लास से संबंधित ही कमेंट करिए, तभी हम उनको रीड करते, नहीं तो नहीं रीड करते हैं। ठीक, चलिए, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है कि जब हम टोटल 50 प्रश्न हमने पहले बता दिए कि आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 50 प्रश्न में इतना तो समय लग सकता है कि 1 घंटे लग जाएगा। नहीं, हमारा यही सिद्धांत होता है कि 50% डेली आपको 25 मिनट में प्रोवाइड किया जाए, ताकि अभी आपको पढ़ना है, सीडीपी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जो आपका सेकंड लैंग्वेज है उसको पढ़ना है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एसएसटी में ही पास हो जाएंगे। ठीक, चलिए, बात अगले प्रश्न की। पर्वतीय जलवायु की विशेषता क्या है? उच्च तापमान है, कम वर्षा है, ठंडी जलवायु है, अधिक आर्द्रता है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो नोट करिएगा, पर्वतीय जलवायु की जो विशेषता होती है यहाँ पर ठंडी जलवायु होती है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलें आगे, देखिए कह रहा है कि हिमालय में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? हिमालय में वर्षा का मुख्य कारण, तो नोट करिए, अवरोध पर्वत अवरोध, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ओरोग्राफिक वर्षा क्या है? ओरोग्राफिक वर्षा, तो नोट करिए, पर्वत से टकरा कर टकरा कर क्या? वर्षा, इसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक वर्षा। ये शब्द एकदम नया है, शायद आपके पेपर में देखने को मिल जाए, तो नोट कर लीजिए, ओरोग्राफिक जो वर्षा होती है वह पर्वत से टकराकर वर्षा होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? एक धर्म को मानना, बी ऑप्शन सभी धर्मों का सम्मान,
सी ऑप्शन धर्म का विरोध और डी ऑप्शन केवल एक धर्म। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे, हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 11, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे अधिक राजनीति जो की जा रही है धर्मों पर की जा रही है। ठीक, तो आप तो देख ही रहे होंगे, तो उत्तर इस प्रश्न का बताइए कौन सा अगर आयोग माने तो आपको सही लगेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 11, बिल्कुल। देखिए, केवल एक धर्म मानने का ये सही नहीं है, धर्म का विरोध हो ये भी सही नहीं है, अगर एक धर्म को मानना पड़े ये भी सही नहीं है। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे हिंदू वाला हो, चाहे मुस्लिम वाला, चाहे सिख वाला, चाहे ईसाई वाला। हमें एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है बस, और मजा लिया जा रहा है। चलिए, राजनीति यही, इसी को तो राजनीति कहते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था? बताइए, प्रश्न संख्या 11 वाला है ना, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। और कह रहा है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक, और प्रश्न क्या था एक बार देख सकते हैं आप लोग। देखिए, प्रश्न यही था कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया था, तो नोट कर लेंगे 1976 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। ठीक, चलें आगे। चलिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर था, बाबर था, हुमायूं था, शाहजहां था। बताइए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चलिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। आप सब जानते हैं, बिल्कुल एक तरफ से उत्तर आ रहा है प्रश्न संख्या 12 का, बी बी बी, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बाबर जो है हमारा, यही मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, इसलिए उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक, यह युद्ध किनके बीच हुआ था अगर आपसे ये पूछा जाए, तो पहली बात तो बाबर तो रहेगा यहाँ पर, बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम, ठीक, इब्राहिम लोदी, लिख लीजिएगा अच्छे से आप लोग, नोट करिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, और किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? कुल जनसंख्या है, प्रति क्षेत्र जनसंख्या है, जन्म दर है, या मृत्यु दर है? बताइए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर क्या है। एक बार क्लास को लाइक करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आखिरी समय का एकदम ब्रह्मास्त्र है यह क्लास। ठीक है, अब तो आप देर ना करें और अच्छी अधिक से अधिक पढ़ाई करिए। ठीक, चलिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ पूछा जा रहा था, तो नोट कर लीजिए, प्रति क्षेत्र में जनसंख्या, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, और एक बात आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्लास समझ में आती है कि नहीं। हम इसी प्रकार से डेली क्लास प्रोवाइड करें, सिद्धांत साफ है कि कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको हिंदी भी और सीडीपी भी और ईवीएस भी सभी की क्लासेज इसी प्रकार से प्रोवाइड करते हुए चल रहे हैं। चलिए, भारत में संविधान की बात तो हो चुकी, अब जनसंख्या की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? बताइए, क्यों अधिक है भाई साहब, जल्दी से बताइए। तो भारत में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक होने का जो कारण है, संसाधन उपलब्धता। क्या है? संसाधन उपलब्धता, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पर सभी संसाधन उपलब्ध हैं। कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला है? तो ये क्षेत्र होगा मरुस्थलीय क्षेत्र। देख रहे हैं, जनसंख्या से लेकर सभी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डेली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न बनाए जाते हैं।
चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यह संविधान के उद्देश्यों को बताती है। अब दोनों में से आप बताइए, ए बी सी डी जो ऑप्शन है पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14। तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आप बताइए। उसके बाद दूसरा आर वाला कह रहा है कि यह संविधान के उद्देश्यों को बताती है, तो बिल्कुल सही, ये भी सही होगा। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, कौन सा उत्तर होगा? ए वाला। चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि प्रस्तावना में समाजवादी का अर्थ क्या है? भाई साहब पार्टी मत समझ लीजिएगा इसे, ठीक है। समाजवादी का अगर अर्थ पूछा जाए तो समानता होता है। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया ना, तो हमारे यूपी वाली पार्टी को मत समझिएगा भाई साहब। ठीक ना, तो ये समाजवादी का अर्थ यहाँ पर है समानता। अगला प्रश्न देखिए, गणराज्य का अर्थ क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए, बताइए। गणराज्य का अर्थ, चलिए नोट कर लीजिए, द्वारा जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। ठीक है, जनता द्वारा चुना गया प्रमुख को ही गणराज्य का अर्थ मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का मुख्य संकेतक क्या है? बताइए, राष्ट्रीय आय का मुख्य संकेतक क्या है? जीडीपी है, सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, आईआईपी है। बताइए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर। तो राष्ट्रीय आय का मुख्य संकेतक जो होता है वह होता है जीडीपी, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, प्रति व्यक्ति आय का क्या महत्व है बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, प्रति व्यक्ति आय का महत्व क्या होगा? जीवन स्तर हो जाएगा। ठीक है, जीवन स्तर लिखिए। चलिए जीवन स्तर। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास का अर्थ क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो आर्थिक विकास का अर्थ जो होता है आर्थिक प्रगति हो जाएगा। ठीक, इसका अर्थ आर्थिक प्रगति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो अभी तक आप लोग इस क्लास में 45 प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास को एक बार लाइक जरूर करिए और टोटल प्रश्नों की संख्या 51 होने वाली है। टोटल एकदम फिक्स है, 51 प्रश्न होंगे। तो 45 प्रश्न होंगे, अभी हो चुके हैं, अभी 6 प्रश्न और हैं। ठीक, देखिए क्या क्या कह रहा है। रेगिस्तान की मुख्य विशेषता क्या है? अधिक वर्षा? बिल्कुल नहीं। कम वर्षा? ये हो सकता है। ठंडी जलवायु? ये भी नहीं होगा, पता होगा। अधिक वन? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा बताइए, प्रश्न संख्या 16 का, बिल्कुल कम बारिश होती है। उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल नोट कर लीजिए। आइए वन लाइनर देखते हैं। कह रहा है कि भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? बात शीत मरुस्थल की जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा बताइए, लद्दाख। कौन सा होगा? लद्दाख। ठीक, लद्दाख हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालू के टीले क्या होते हैं? तो रेत के ढेर होते हैं। क्या होते हैं? रेत के ढेर होते हैं। चलिए इतना समझ गए ना? बिल्कुल। चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू। कह रहा है कि नागरिक अधिकार किससे संबंधित है? राज्य से, व्यक्ति से, समाज से, अंतरराष्ट्रीय से? बात नागरिक अधिकार की जा रही है। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर। चलिए बिल्कुल सही, तो नागरिक की जा रही है, तो यहाँ पर व्यक्ति से हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारी क्लास का 50वां प्रश्न, मौलिक अधिकार किसके लिए होते हैं? तो मौलिक अधिकार किसके लिए होंगे? जाहिर सी बात है नागरिक के लिए होंगे। ठीक, नोट करिए, नागरिक के लिए। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न यानी 51 वाला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर बताइए। अनुच्छेद कौन सा होगा? होमवर्क छोड़ दें आपके लिए, बताइए। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है?
प्रश्न संख्या बिल्कुल चलिए 51 है हमारा मान लीजिए। बिल्कुल, तो अनुच्छेद संख्या है 14 इसको आप लोग नोट करेंगे। तो यहाँ से आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। और जुड़ जाइए हमारे साथ आज से ही पिछली क्लासेज को देखना चाहते हैं तो पिछली क्लासेज को देख लीजिए और नहीं तो कल से एक नए क्लास में साथ जुड़ जाइए। ठीक? जो भी समय बचा है हम अच्छा से अच्छा तैयारी कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक? बिल्कुल तैयार रहिएगा, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।